नमस्ते, आप सभी का स्वागत है आज के इस कार्यक्रम में और आज हम बात करने जा रहे हैं पप्पू पुराण की। पप्पू पुराण जिसमें प्रवचन भी है, जिसमें शास्त्र भी है और जिसमें बड़ी-बड़ी गूढ़ बातें भी हैं, उन सब की चर्चा हम करेंगे हर्ष कुमार जी के साथ में। तो स्वागत कर रहे हैं हर्ष कुमार जी का, उससे पहले आप सभी से अनुरोध है कि कृपया ध्यान रखें और याद रखें, हमारा जो राष्ट्रवादियों का महाकुंभ होगा 25, 26, 27 अक्टूबर को उसका रजिस्ट्रेशन अब आरंभ होने वाला है 1 अगस्त से। तो आप सभी लोग ध्यान रखें, उसमें कई सारे अलग-अलग के पैकेजेज़ हैं। उसके हिसाब से आप अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं और हर्ष कुमार जी आएँगे भी और आपको एक और जानकारी दे दें, टी राजा सिंह जी ने भी अपनी सहमति दे दी है आने की। टी राजा सिंह वाह भी वाह आएँगे, क्या बात सुधांशु है। त्रिवेदी जी भी आएँगे, तो आपके लिए इस बार कुछ विशेष ही विशेष होगा। दर्शकों से अनुरोध है कि जैसा हमने आपको बताया 25, 26, 27 को जो राष्ट्रवादियों का महाकुंभ हो रहा है, उसका रजिस्ट्रेशन 1 अगस्त को आरंभ होगा और उसके साथ-साथ उसके लिए जो क्राउड फंडिंग का कार्यक्रम है, वो भी आरंभ कर दिया गया है। उस क्राउड फंडिंग का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। यह पूरा कार्यक्रम आप सभी के योगदान से ही होना है। अतः कृपया उस लिंक पर जाकर और जो भी यथासंभव आप कर सकें, वो अवश्य करें। और सभी को पूरा सहयोग करना चाहिए इसमें। क्या संजय जी, जो इसमें हमारे जैसे लोग आ रहे हैं, हम लोग भी कर सकते हैं नहीं सहयोग, बताइए इसमें। आप तो आमंत्रित हैं, नहीं विशेष सर, हम भी अतिथि सहयोग हैं, नहीं, देखिए, यज्ञ में आहुति तो विशेष सबको देनी अतिथि हैं। पड़ेगी। नहीं सर, यज्ञ में आहुति तो सबको देनी पड़ेगी ना। इतना सब खर्चा होता है, ऐसे ऐसे कब तक चलेगा। कंट्रीब्यूशन सबका होना चाहिए और मैं तो ये भी कोशिश करूंगा कि उस कार्यक्रम में इस बार जो है, मैं मेरी एक किताब आ रही है जल्दी, मैं कोशिश करूंगा कि उसका लॉन्चिंग आपके उस हाँ, प्रोग्राम में उसी ही समय कहीं करवा कराए। लीजिए, डिसाइड हो जाएगा जी, क्योंकि जी। उसमें तो खूब उस सारी समय बुक सब लोग लॉन्चेज़ होती मौजूद हैं। होंगे तो उसी कार्यक्रम हाँ का जी, एक हाँ जी, हिस्सा हाँ। रखेंगे, उसको वहाँ पे बुक लॉन्च करा देंगे। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। बिल्कुल, जी। आपका स्वागत है। तो अब हम पप्पू पुराण पे बात करते हैं। साहब पप्पू पुराण जो है ना, आप जानते हैं कि हमारे शास्त्रों में पुराणों का अत्यधिक महत्व है और ये कहा गया है कि साहब की वेदों की जो गूढ़ बातें हैं, उनको जनता के लिए सरलता तक पहुँचाने के लिए वेद व्यास जी ने पुराणों की रचना की थी। तो हमारे पप्पू जी ने भी इस तरह के पुराणों की रचना अब कर दी है और ये बता दिया है आपको कि चक्रव्यूह और पद्मव्यूह एक ही होते हैं। तो मैंने भी कल ढूँढा क्योंकि मुझे भी थोड़ा बहुत ज्ञान है, तो मैंने जब ढूँढा तो पाया कि भई ये तो आपका सब वीडियो अलग-अलग मैंने है। देखा, वो बहुत बड़ी, आपने बहुत बढ़िया व्याख्या की है उसकी। कि वो गुजरात गुजरात की माँ थी, वो अभिमन्यु की, और ये सब जो है आपने बढ़िया बताया, बहुत बढ़िया बताया। तो ये तो कह नहीं रहे विदेशी माता का बेटा तो दुर्योधन था। जी, बिल्कुल। तो गांधारी का, सही बात है। गांधार तो भई अफ़गानिस्तान में है ना। हाँ, कभी जी। भारत का भाग तो था भी नहीं, उस समय भी हस्तिनापुर और गांधार अलग-अलग थे, गांधार विदेशी जी, था। जी। तो जी। विदेशी माता का पुत्र तो दुर्योधन था, तो इस समय विदेशी माता का पुत्र कौन है ये जानना आवश्यक है। तो आप क्या सोचते हैं इसके बारे में? नहीं, नहीं, मैं बिल्कुल वही सोचता हूँ जो आप सोचते हैं। मैं आपसे पूरी तरह इत्तेफ़ाक रखता हूँ। लेकिन आज संजय जी जो है, आज उसका एक दूसरा पार्ट भी हुआ पार्लियामेंट में। जी, आज जो है, आज भी डिबेट चल रही थी और अभी जब हम आप और चर्चा कर रहे हैं, उससे कुछ ही समय पहले ये सब जी। चर्चा हुई। तो कल जो है राहुल गांधी बड़ा खुश हो रहे थे। कल दरअसल क्या है कि वो वास्तव में अनुराग ठाकुर ने आज इस बारे में बड़ा अच्छा बोला। उन्होंने कहा कि उन्हें पर्ची आती है पीछे से, उसके हिसाब से वो बोलते हैं। पर्ची देने हुँ, वाले कई बार भूल जाते हैं, कई बार वो पर्ची उन्हें पहुंचा देते हैं, राहुल गांधी को। हुँ, तो हुँ। उन्होंने कहा कि अपनी बुद्धि से बोलना चाहिए, दूसरे की पर्ची पे नहीं। तो किसी ने उन्हें समझा दिया था कि साहब वो चक्रव्यूह जो है, उसकी शेप जो है वो कमल के फूल जैसी होती है, जब तो वो पद्म व्यूह लेके आ गए। मैंने तो सही बताऊं, वो बहुत पद्म बड़े मूर्ख हैं। व्यूह चक्रव्यूह जो सुनी। है वो स्पाइरल होता है, स्पाइरल। हाँ, और बताइए। पद्मव्यूह अलग होता है। लेकिन वो अलग। हाँ। उनकी बात भी गलत नहीं थी। हम्म। विकिपीडिया के अनुसार उनकी बात सही थी। जी, क्योंकि वो विकिपीडिया विकिपीडिया से में ही लिखा लेके आए। हुआ है कि चक्रव्यूह और पद्मव्यूह एक जैसे होते हैं। अब जी, वो जी, भाई जी, विकिपीडिया से अधिक तो उनकी जानकारी है नहीं। सर विकिपीडिया सारे वामपंथियों की लिखी हुई है, सब उस पे जी। जितनी भी अपडेट्स होते हैं सारे लेफ्टिस्ट करते हैं उस पे। एक बार मैंने भी जो है 1100 रुपए का अनुदान इन्हें दे दिया था, विकिपीडिया वालों को। उन्होंने बार बार मेरे पास मेल किया कि साहब हमें कंट्रीब्यूट कीजिए, हम आपको इतना सहयोग करते हैं, वो है। तो मैंने 1100 रुपए दे दिए। मुझे आज तक पछतावा है, क्योंकि वो 1100 रुपए मैंने दिए तो मुझे उसका आज तक फायदा नहीं हुआ कुछ भी। हमेशा इसमें जब भी कोई जानकारी लेने के लिए जाओ, उल्टी सीधी ही लिखी मिलेगी। फैक्चुअल चीजें तो ठीक मिल जाएंगी
कि हाँ, उसे इतने फैक्चुअल वोट चीजें ठीक मिले थे, मिलेंगी इतने, वो केवल। तो ठीक मिलेंगे, उसमें तो गड़बड़ कर नहीं सकते। लेकिन जहां ये हम्म, नैरेटिव बनाने की बात आती है, उस समय अगर आप विकीपीडिया को देखेंगे तो ये पूरा लेफ्टिस्टों द्वारा कंट्रोल्ड है। और देखिए, लेफ्टिस्टों द्वारा कंट्रोल सारा मीडिया ही है। अभी भी आप अगर पूरे वर्ल्ड वाइड अगर आप मीडिया को भी देखेंगे तो वो सारा अभी भी एक, आप मानिए कहीं ना कहीं कि एडिटोरियल लेवल पर जब चीजें आती हैं तो उसमें अभी भी लेफ्टिस्ट सब जगह बढ़िया तरीके से गहरी गहरी जड़ें जमाकर बैठे हुए हैं। और मैंने तो आज एक वीडियो किया राहुल गांधी पे, बड़ा हिट हुआ मेरा, वो 4-5 घंटे में ही लाखों में पहुंच गया। मैंने हम्म। उसका खास तौर से, मेरा हमेशा से एक तरीका रहा है कि मैं जब भी कोई बड़ी घटना होती है तो अगले दिन मीडिया उसको किस तरह से कवर कर रहा है, मैं उस पर खास तौर से नजर रखता हूँ कि उस मामले को मीडिया ने किस तरह से लिया। राहुल गांधी की जो स्पीच थी कल की, स्पीच तो उसे कह ही नहीं सकते, वो जो गली मोहल्ले में और राजनीतिक सभाओं में अपनी जो रैलियों में वो बोलते हैं, वो उसी तरह से बोल रहे हैं, उनकी सुई वहीं अटकी हुई है। तो वो ना तो बजट पढ़ के आते हैं, ना नियम कायदा कोई पढ़ के आते हैं। तो आज सारे मीडिया ने उस उस स्पीच को बिल्कुल नॉन सीरियस कैटेगरी में डाला। इंडियन एक्सप्रेस ने अब छठे भाई पेज वो पे छापी। सबने तो बीच के पेजेस पे डाला था, इंडियन एक्सप्रेस जी और जी, टाइम्स ऑफ इंडिया ने तो फ्रंट पेज पे डाला ही नहीं उसको। हाँ, इंडियन एक्सप्रेस ने, बताता रहा हूँ, छठे नंबर पे पेज पे डाला। टाइम्स ऑफ इंडिया ने एक छोटी सी डीसी खबर लगा के, वो जो फ्लैप वाला आधा कटा हुआ पेज आता है ना फ्रंट पेज का, उसमें लगा के 15वें पेज पे डाल दिया उसको। उसमें था ही नहीं कुछ भी, केवल पहले पेज पे एक ने ट्वीट किया है उसे थोड़ा सा, क्योंकि आपको पता ही है फिर वही लेफ्टिस्ट वाली बात, जो था टेलीग्राफ, उसने राहुल के वो चक्रव्यूह और फलाना वो जो है उस कहानी को, जेपी यादव ने स्टोरी लिखी और उसे जो है एडिट करके अपनी तरफ से उसमें कुछ तार्किक बातें डाल के उस अतार्किक भाषण को तार्किक साबित करने की उन्होंने कोशिश की। कल रवीश कुमार ने भी रात शाम को उस पर वीडियो बना दिया था 6-7 बजे के आसपास, जैसे कि वो इंतजार कर रहे थे कि राहुल गांधी ये बोलेंगे और मुझे तुरंत वीडियो बना देना है। राहुल गांधी का ट्वीट भी दिखा दिया। और ये लोग जो बड़े बड़े ज्ञानी हैं, मेरा तो मानना है कि इन्हें अपने चैनलों पर अमर्त्य सेन को लाना चाहिए था। अमर्त्य सेन अगर नहीं आते तो रघुराम राजन को ले आते, और रघुराम राजन नहीं आती तो मतलब किसी ऐसे इकोनॉमिस्ट को लेके आते जो अर्थशास्त्र की जानकारी रखता हो, और उससे राहुल गांधी के भाषण की समीक्षा कराते कि भाई बजट पे क्या राहुल गांधी ने जो बोला यही बोलना चाहिए था। क्या बजट पे तो कुछ बजट में बोला ही इसका नहीं। प्रावधान होता है कि नीट का प्रावधान बजट में होगा? क्या जातीय जनगणना का प्रावधान बजट में होगा? क्या अग्निवीर को पेंशन जो है वो बजट में दी जाएगी? ये तो होम मिनिस्ट्री, डिफेंस मिनिस्ट्री, इनके काम है, एजुकेशन मिनिस्ट्री का काम है। इसको आप बजट में कैसे चाह रहे हैं? क्योंकि उनके दिमाग में वही फीड है, वही चीज उनके दिमाग में, उससे आगे वो कहते हैं बालक बुद्धि, अभी विकास हुआ नहीं है उनका। तो विकास करने के ये लिए उन्हें लोग तो कुछ ये अपनी अब कह टीम में रहे नए हैं लोग कि रखने पड़ेंगे। ये बालक बुद्धि से परिवर्तित होकर अब ये जो है ये दुष्ट बुद्धि में परिवर्तित हो गई है। तो अब जैसे ये बात करते हैं, जैसे आपने मेरा वीडियो देखा होगा, ये बात करते हैं शिव जी की बारात की। अब ये कांवड़िए जो है ये शिव जी की बारात नहीं है। इनसे हाँ। तो इनका विरोध है, इनसे तो इनका द्वेष है, वैमनस्य है, ये तो इनको गुंडे बोलते हैं। ये और क्या है जो फिर? और बताऊं आपको, राहुल गांधी के जो चाटुकार पत्रकार हैं, वो इस पे क्या तर्क देते हैं। विनोद अग्निहोत्री नाम के एक पत्रकार हैं, वो राहुल गांधी के अनऑफिशियल प्रवक्ता हैं इस समय मीडिया के बीच हुँ, में। वो एक इंडिया टीवी का प्रोग्राम आता है सौरभ शर्मा का, उसमें वो आए हुए थे डिबेट में, इत्तेफाक से उसमें प्रदीप जी गए हुए थे, मैं प्रदीप जी की वजह से उसे सुनने लगा। तो हुँ। उनसे जब सवाल पूछा गया कि साहब ये राहुल गांधी शिव जी का क्यों नाम लेते हैं, तो देखिए कितना बड़ा लॉजिक उन्होंने दिया कि राहुल गांधी शिव जी के भक्त हैं। वो पैदल केदारनाथ गए थे और उसके बाद कैलाश, उससे पहले कैलाश मानसरोवर की यात्रा करके आए हैं राहुल गांधी। तो वो खुद को शिव भक्त मानते हैं, इसलिए हर चीज शिव जी से जोड़ देते हैं। ये तो है इसका मतलब तो बात। वो शिव जी को तो समझे ही नहीं। जी, ये शिव उनसे जी कौन जो पूछे। है वो तो इस सृष्टि के संहार के नियंता हैं। जी, तो अब वो कहते हैं कि साहब कि शिव जी जो है वो नितांत अहिंसक हैं, तो फिर शिव जी का तांडव नृत्य क्या है? हाँ, शिव जी का तो नाम वैसे भी डिस्ट्रक्टिव फोर्स के रूप में लिया जाता है, कभी भी कुछ एग्ज़ैक्टली। मामला हो। जी। जो ब्रह्म की जो त्रिगुणात्मक प्रकृति है, वो जी। त्रिगुणात्मक प्रकृति पहली जो है वो रचनात्मक है, हम्म। और दूसरी जो है वो पालनात्मक है, और तीसरी संहारात्मक है।
तो जो संहारात्मक प्रकृति है ब्रह्म की, जो त्रिगुणात्मक प्रकृति की जो संहारात्मक क्षमता है, उसको शिव जी रिप्रेजेंट करते हैं। जी, तो बिल्कुल। हमारे पप्पू बुद्धि ने इतना भी नहीं समझा और शिव जी की बारात की बात करते हैं वो। तो भैया शिव जी की बारात के तो जो मैं कह रहा हूँ कि ये जो कांवड़िए हैं ये शिव जी की बारात है और इनको तो इनमें तो आपको पता नहीं क्या दिखता है, इनको आप गुंडे बोलते हैं। इनमें से 90% ओबीसी और दलित हैं। ये बिल्कुल, आप तो बिल्कुल। हाँ। वहीं रहते हैं जहाँ से जी, 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 यात्रा जी। निकलती है, आप जानते हैं अच्छी जी, तरह ये से। बात आपने बहुत बहुत सही कही आपने कि शिव जी इसमें जो कावड़ यात्रा है, इसमें को एक एक बात और भी बताऊँ आपको, आप ओबीसी और दलित की बात करते हैं, इसमें अपर कास्ट के लोग बहुत अपर कास्ट और जिसे कहते हैं ना कि एलीट और हायर क्लास जो है, वो नहीं जाते हैं इसमें सब। गरीब-गुरबा, लोअर मिडिल क्लास मैक्सिमम, इस तरह के लोग ही इसमें ज़्यादा जाते हैं, जिनकी आस्था ज़्यादा है इसमें और जिन्हें लगता है कि हमें ईश्वर से कुछ मिलता है या जिनकी इच्छाएँ होती हैं, जो मनौती माँगते हैं, बेटा घर में हो जाए, इस तरह की जो चीज़ें, वो सब उसको उससे रिलेट करते हैं अपने आप को। और राहुल गांधी कह रहे हैं कि ये शिव जी की बारात है। उन्हें पता है शिव जी की बारात में कौन-कौन शामिल था? आप ही बता दीजिए ज़रा। उनकी शिव जी की बारात में शामिल शिव कौन-कौन जी लोग के थे? बारात में तो शिव जी के गढ़ थे और शिव जी के वो वासुकी भूत नाग भी थे पिशाच पता नहीं और भूत कौन-कौन। पिशाच और पता नहीं कौन-कौन से थे उसमें। हुँ। अब वो जो है शुक्र तो मनाइए कि उन्होंने अखिलेश यादव उस समय पता नहीं थे नहीं वहाँ के, अखिलेश यादव की तरफ इशारा नहीं किया। अखिलेश यादव तो अखिलेश खैर यादव वो तो से तो कह रहे लोग थे कि ये कोरिलेट कर लेते। जाति कैसे पूछ सकते हैं। राहुल गांधी तो काम ही यही करते हैं, वो हर एक से जाति पूछते रहते हैं। उन्होंने तो पत्रकारों से भी जाति अरे! पूछ ली थी। पत्रकारों से? वहाँ तो उन्होंने गाड़ी तो पे जो खड़े करके आपके जो है बच्चे से पूछी, एक 15 साल के बच्चे से, तुम्हारी जाति क्या अरे है? कल ही तो बोला था ना, ब्यूरोक्रेसी में जाति पूछ रहे थे लोगों की कि साहब की ये जो सिविल सर्वेंट्स है इनकी क्या जाति है। तो वो जो व्यक्ति हर स्थान पर जाति ही जाति पूछता रहता हो, यदि उसकी जाति पूछ ली तो इसमें क्या बुराई है भाई। जी, जी, बिल्कुल। राहुल गांधी की जाति तो पता चलनी ही चाहिए, आखिरकार राहुल गांधी किस जाति के हैं, किस हुँ। धर्म के हैं। मेरी तो समझ में ये नहीं आया कि अखिलेश यादव चमचा क्यों बन रहा है? अगर आप कायदे से बात करें, आप स्ट्रेंथ की और स्ट्राइक रेट की अगर इस बात करें, तो कांग्रेस से बहुत बहुत बेहतर स्थिति में समाजवादी पार्टी है इस समय। वो बिल्कुल। सेकंड फिडल की तरह जो उनके पीछे घुसे रहते हैं, जो एक शैडो बन गए हैं उनके, जैसे कि लोग कहते भी हैं कि ये शैडो प्राइम मिनिस्टर है, ये शैडो होम मिनिस्टर है उनके, राहुल राहुल गांधी के, अखिलेश यादव। तो ये कुछ अपने आप को पता नहीं क्यों इस तरीके से कर रहे हैं। और उन्होंने तो आज रविशंकर प्रसाद ने बहुत बढ़िया पार्लियामेंट में, अखिलेश यादव भी आज बोल रहे थे और अखिलेश यादव आज बहुत अच्छा बोला, बजट पे बोला और मुद्दे पे बोला, पॉइंट टू पॉइंट बोला कि साहब हमें ये हाईवेज बनने चाहिए, इस हाईवे को आप बिहार से जोड़ दो। बहुत अच्छा बोला अखिलेश यादव ने। तो उसके बाद कल जब तो खत्म हुआ तारीफ कर रहा अखिलेश, था योगी जी की तारीफ कर रहा था कि हमारे यहाँ बुलडोजर चलते हैं। जी 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 जी, और उसके बाद जब भाषण खत्म हुआ तो रविशंकर प्रसाद उठे, उन्होंने कहा अखिलेश जी आपके बगल में राहुल गांधी बैठे हुए थे उस समय। उन्होंने हम्म, कहा कि भाई आपके बगल में राहुल गांधी जी बैठे हुए हैं, आपने आज बहुत अच्छा बोला, जरा इतने नेता प्रतिपक्ष को भी सिखा दीजिए कि बजट पे कैसे बोला जाता है। तो बड़ी तालियां बजी उस बात पे। लेकिन आज मजेदार किस्सा है कि आपको और बताता हूँ जी अखिलेश यादव का। जी आज विधानसभा चल रही है उत्तर प्रदेश में और कल भी सेशन का पहला दिन था और उसमें आज जो है यूनिवर्सिटीज, प्राइवेट यूनिवर्सिटीज को लेकर एक बिल आया और उसमें चर्चा हो रही थी। उससे पहले प्रश्नकाल चल रहा था, अपराधों को लेकर बातचीत हो रही थी कि अपराध, महिलाओं के अगेंस्ट जो अपराध है उसमें क्या कम नियंत्रण हुआ, ये फलाना। तो आज योगी जी ने बड़ा जबरदस्त बोला। योगी जी ने उसमें ये कह दिया कि साहब जब हम लोग सत्ता में आए थे तो सबसे पहले एंटी रोमियो स्क्वाड हमने बनाया, तो सारे समाजवादी हमारे पीछे पड़ गए थे उसमें कि साहब ये एंटी रोमियो स्क्वाड जो है हमारा शोषण किया जा रहा है, हमारे पीछे सब आप लोगों ने लगा दिए। और उन्होंने कहा कि जितने भी मामले उस समय पकड़े गए थे उन सब की सिफारिश लेके ये आते थे सारे समाजवादी कि साहब हमारा लड़का पकड़ा गया, हमारा बेटा पकड़ा गया, उसे छोड़ दो, उसे छोड़ दो। और इसी आज गर्मा गर्मी के बीच में आज शिवपाल यादव पे बड़ा जबरदस्त कमेंट कर दिया। उन्हें कह दिया कि साहब आपके माता प्रसाद पांडे जो बनाए गए हैं वहां के उसके अध्यक्ष को, नेता प्रतिपक्ष, तो योगी जी ने उन्हें बधाई दी और ये भी कहा कि भतीजे ने यहाँ भी चाचा को गच्चा दे दिया, वरना नंबर तो चाचा का था बनने का। तो शिवपाल यादव कहते हैं कि साहब गच्चा तो आपने हमें दिया, हम तो 3 साल आपके इंतजार करते रहे। योगी जी की कि हम तो 3 साल आपके टच में रहे, गच्चा तो आपने हमें दे दिया।
तो अखिलेश यादव का बड़ा लेकिन किरकिरी। अपन राहुल गांधी की ही बात कर लेते हैं विशेष आज, जी 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 क्योंकि जी। योगी जी पे तो पूरा फिर उधर चला गया तो मामला तो है, उसी पे घंटा निकल जाएगा पूरा। जी जी। तो आपको ये नहीं लगता कि राहुल गांधी का एकमात्र उद्देश्य जो है वो विक्टिम प्ले करना है? वो अपने आप को ऐसा लगता है कि उनको ये सिखा दिया गया है कि भाई तुम जो है वो पिछड़े हो, या राहुल गांधी स्वयं को पिछड़ा समझने लगे हैं। तो पिछड़ा समझने के बाद वो उसी तरह से व्यवहार कर रहे हैं जैसे उनके साथ बहुत ही कोई गलत बात हुई हो। और वैसे मैं ये भी बता दूं कि डॉक्टर अंबेडकर ने जिनको शूद्र कहा है, उसमें ये ओबीसी समाज नहीं आता। जी जी। यदि किसी ने डॉक्टर अंबेडकर का, एक्चुअली प्रॉब्लम क्या है कि डॉक्टर अंबेडकर को जो लोग कोट करते हैं, उन्होंने अधिकतर डॉक्टर अंबेडकर का साहित्य नहीं पढ़ा है। और ये जब बात करते हैं कि साहब पिछड़े इतने हैं, पिछड़े कौन हैं, तो इनको संभवतः ये नहीं पता कि आजकल के पिछड़ों में जितने भी अगड़े थे, वो सब शामिल हो चुके हैं। जी जी जी। ये 95 से पहले की बात का इन्हें पता ही नहीं है। ये सब तो तो 95 के बाद में तो बहुत ही कहानी चेंज हो चुकी है। और वो तो आपने अभी सही एक कहा, वो शूद्र के बीच पीछे जो है, जो पुराने जमाने में जो दलित होते थे और जिनके खास तौर से छुआछूत वाला मामला था कि साहब आपको बराबर में नहीं बैठने देंगे, आपके हाथ का खाएंगे नहीं, आपके साथ हुक्का नहीं पिएंगे, आपको कुर्सी पर अपने बगल में नहीं बैठने देंगे, कायदे से अम्बेडकर साहब तो उनके लिए बात करते हैं। हाँ, आपके मुजफ्फरनगर में सबसे अधिक जो ये करते थे और आज भी करते हैं, वो अपने आप को ओबीसी बनना चाहते हैं। जी, बिल्कुल सही बात। आपने बिल्कुल सही बात कही। और देखिए राहुल गांधी जब बोल रहे हैं आजकल पार्लियामेंट में, तो पता नहीं क्यों उनके पास से, आपने तो कहा है विक्टिम प्ले करना चाहते हैं वो, लेकिन वो तो मुझे लगता है कि वो एक तरीके से ऐसा लगता है कि इस तरफ के प्रधानमंत्री मोदी जी हैं और इस तरफ के प्रधानमंत्री वो हैं। वो तो पार्लियामेंट में ये कहते हैं कि आप मुझे कितनी भी गाली दे लो, लेकिन हम इस सदन में जातीय जनगणना को पास करा के रहेंगे। मतलब वो वो पता सदन नहीं में किस अधिकार से कहते हैं कि कब पास कराएंगे, वो उसको वो पूछे जो कैसे सदन के पास कराएंगे। 545 लोग हैं, उनमें से जातीय जनगणना कराएंगे। हाँ, नहीं पता नहीं, वो कहते हैं कि हम इसे यहाँ पास करा के रहेंगे। अब उनसे कोई पूछे वो क्या पास करवा लेंगे वहां से, क्या उनकी क्षमता है, कितनी कितने उनके सांसद हैं, सारे मिला के बीजेपी जितने नहीं बैठते इंडिया अलायंस वाले, और अपने तो 99 के फेर में फंसे हुए हैं, और फिर भी कहते हैं कि साहब जो है हम यहाँ से पास करा के मानेंगे। पता नहीं वो कब की बात करते हैं, किस ममता जी से पूछ दुनिया की लिया कि बात नहीं? करते हैं। जी। उन्होंने ये कहने के पहले ममता जी से पूछ लिया है कि नहीं पूछ लिया है? नहीं, ममता जी से पूछने की तो उनकी हिम्मत नहीं है। ममता बनर्जी ने तो सैटरडे में बैठक ली थी यहाँ, फ्राइडे की शाम को, फ्राइडे को सैटरडे में नीति आयोग की बैठक थी, तो ममता तो फ्राइडे में पहुंच गई थी यहाँ पे। ममता ने शाम को बैठक ली, पार्लियामेंट का सेशन जब खत्म हो जाता है शाम के समय, सैटरडे संडे में तो होती नहीं पार्लियामेंट, तो टीएमसी के जितने भी लोकसभा राज्यसभा सांसद हैं उनकी एक मीटिंग ली, और उस मीटिंग में ममता बनर्जी ने यह कहा है कि साहब आप ये कहिए स्पीकर से अंदर जाकर कि हमें जो अंदर डी बनी हुई है, जो वहां जहां बैठते हैं हम सब लोग पार्लियामेंट के अंदर, हमें इंडिया अलायंस वालों के साथ नहीं बैठना है, हमें एक अलग से ब्लॉक स्पेसिफिकली वो अलॉट किया जाए, जहां राहुल गांधी बैठता है उसके पीछे नहीं बैठेंगे ना उसके साइड में, जो सामने वाली रो है एकदम एग्जैक्ट जो बीजेपी के बाद शुरू होती है, हाफ जो सेकंड हाफ है उसका, उसमें हम आगे की तरफ बैठेंगे, और आप स्पीकर से कह दीजिए कि हमें जो है अलग आइडेंटिटी चाहिए, हमें इंडिया अलायंस के साथ नहीं बैठना। और आप देखिए सिटिंग प्लान अब वही होने वाला है 1-2 दिन के अंदर। अब आपको जो है राहुल गांधी के पीछे बहुआ मित्रा बैठी हुई नजर नहीं आएगी जैसे पहले आ रही थी नजर, अब चेंज हो जाएगा सीन। तो उन्होंने, ममता बनर्जी ने तो स्पष्ट कर दिया कि हम तो बिल्कुल अपनी आइडेंटिटी अलग लेकर चलेंगे और हम एक बड़ा दल है। और मुझे लगता है कि पिछले दिनों वो अंबानी के यहाँ शादी में अखिलेश और इनसे भी मिली थी, शरद पवार वगैरह से, हो सकता है वहां इस बारे में कुछ बात भी हुई हो कि भाई अब किस तरीके से लेना है, क्योंकि राहुल गांधी तो अपने 99 सांसदों के साथ साथ जो 234 सांसद टोटल हैं इंडिया अलायंस के, उन सब का नेता अपने आप को मान रहे, जबकि अब तक किसी ने ये कहा नहीं है कि ये हमारे नेता है। वो एलओपी का पद केवल मिल गया है बड़ा दल होने के नाते विपक्ष में,
तो उसी से ही उन्होंने ये मान लिया है कि मैं सबका जो है सर्वमान्य नेता बन गया हूं, तो इसलिए वो बड़े कॉन्फिडेंस के साथ आते हैं और वही बात कहते हैं कि हम यहाँ पास करके दिखाएंगे, हम अग्निवीर का वापस लेके दिखाएंगे, और कब दिखाएंगे उसकी डेट लाइन बताते नहीं है, कब तक दिखाएंगे जी। अब थोड़ा जो है इस पर आता हूँ कि भाई भारतीय जनता पार्टी जो है पार्लियामेंट में आज तो थोड़ा देखने को मिला, राज्यसभा में जी कल देखा था, लेकिन कल जो उनका जो रवैया था ना वो बड़ा ही डिफेंसिव सा, उम, बड़ा ही ऐसा जैसे कोई ग्लानि भाव से भरे हुए हों, अ, बहुत ही रक्षात्मक और बड़ा ही लचर सा जो दिख रहा था, उसको देख के आपने आपने सोशल मीडिया पे भी देखा होगा कि किस कल किस तरह से पूरा का पूरा जो इकोसिस्टम था, ये आपका लिबरल्स वाला, वो कैसे ज़बरदस्त आक्रामक था। और इस तरफ से हम और आप ही लड़ रहे थे, या हम और आप और हमारे जैसे जो लोग थे, वो इनकी तरफ से लड़ रहे थे। बीजेपी वालों के तरफ से कुछ निकल ही नहीं रहा था, कोई मतलब कोई सॉलिड चीज़ निकल ही नहीं रही थी। देखिए, इसमें संजय जी क्या है कि मुझे थोड़ा सा इसमें ऐसा भी लगता है कि देख, जिस समय मुझे बीजेपी के अंदर जो पॉलिसी बनी है राहुल गांधी को लेकर, मुझे लगता है कि जो रणनीति इन्होंने तैयार की है उसमें यह तय किया गया है कि जब जब राहुल गांधी बोलेंगे, एक तो उन्हें डिरेल किया। देखिए, विपक्ष में और सत्ता पक्ष में यही तो फर्क है। सत्ता पक्ष वाले वेल में नहीं घुस सकते। आज भी जब अनुराग ठाकुर ने बातें कही और राहुल गांधी और राजीव गांधी को जो है RG1 और RG2 के नाम से बुलाया, तो आज भी यही हुआ। वो सारे के सारे हंगामा करते हुए वेल में आ गए। जगदम्बिका पाल उस समय संचालन कर रहे थे, तो उन्होंने कहा भी भाई आप वेल में मत ना, आप वहां जाओ। और अनुराग ठाकुर को 2 बार रोककर उन्होंने राहुल गांधी को बीच में बुलवाया। तो देखिए, सत्ता पक्ष वाले और विपक्ष वालों में यही फर्क है। विपक्ष वालों को किसी नियम कायदा किसी में नहीं बांध सकते आप। जिसे बदतमीजी करनी है वो तो बदतमीजी करने का, जिसे झूठ बोले वो झूठ। सत्ता पक्ष वाले ऐसा नहीं कर सकते। तो मुझे लगता है कि फिलहाल इनकी रणनीति ये बनी है कि जब राहुल गांधी बोले तो एक एक बात पे हंगामा करो और स्पीच को उसकी डिरेल करो और उसका तारतम्य ना बनने दो, और फिर बाद में उसका जवाब दिया जाएगा। अब देखिए, मुझे तो कल जब राहुल गांधी बोल रहे थे और निर्मला सीतारमन ने ऐसे सिर पे हाथ मारा, मुझे तो वो भी रिएक्शन बढ़िया लगा कि आप मुस्कुराहट से एक जवाब दे दीजिए। नॉनसेंस बात का इस तरह से बहस करना खुलेआम खड़े होकर, आप उसको वैल्यू देते हैं। जैसे पिछली बार राहुल गांधी जब बोले, मोदी जी भी उठ गए, राजनाथ सिंह को भी उठना पड़ा, अमित शाह भी। लेकिन कल मुझे लगा कि ये स्ट्रेटेजी सही थी कि राहुल गांधी को जो करना है बोल लो, क्योंकि वो 20, 25, 30 मिनट से ज्यादा बोल नहीं सकते। मैटर कंटेंट उनके पास होता नहीं है बोलने के लिए। तो वो कल 40 या 45 मिनट बोले, उनमें से 15-20 मिनट तो हंगामे में ही गुजर गए। तो राहुल गांधी को किसी ने असेसमेंट किया था, सोशल मीडिया पे लिखा था कि बजट के ऊपर सिर्फ 3 मिनट बोले अपनी टोटल स्पीच में। तो मुझे लगता है कि अभी यही रणनीति है। अब जैसे आज अनुराग ठाकुर ने दिया, कुछ और लोग हैं जवाब देंगे आने वाले समय जब उनकी बारी आएगी। तो उस समय तो फिलहाल रणनीति इसके अलावा कुछ हो भी नहीं सकती कि राहुल गांधी को डिस्टर्ब किया जाए, डिरेल किया जाए। और जहां तक इकोसिस्टम की बात है, तो वो तो बल्ले बल्ले है उनके लिए। तो राहुल गांधी हीरो है। तो वो तो जिसे कहते हैं ना कि क्योस की जो स्थिति क्रिएट होती है, उसी में सब मजा ले रहे हैं इसी बात का कि सदन नहीं चलने दिया जाए। और आप याद कीजिए कि जब यूपीए की सरकार हुआ करती थी, तो उस समय गिनाया जाता था कि संसद का इतना टाइम, इस 1 मिनट पे इतने लाख रुपए खर्च होते हैं, और एक एक 10 मिनट आप बोलते हैं, व्यवधान करते हैं, तो इतना पैसा जो है इनकम टैक्स पेयर जो है उसका, वो सारा का सारा चला जाता है। उस समय ये सब चीजें याद दिलाया जाया करती थी। वैसे आपको ये नहीं लग रहा कि जो प्रधानमंत्री ने कहा था कि भई वो पहले 100 दिन कहा था उन्होंने, उसको बाद में 125 दिन कर दिया कि उसमें बड़े निर्णय लेंगे वो। अभी तक कोई बड़ा निर्णय नहीं लेके एक तरह से वो काफ़ी कुछ बाजी उन्होंने राहुल की तरफ सरका दी। अब ये पूरी जाति की जनगणना वाली बात आती है, ये जातियों वाली बात आती है, उसमें आज भी अनुराग ठाकुर ने भी कहा और ये कहा कि भई आपने गड़बड़ की है, आपने जो है वो अ, जो राजीव ओबीसी गांधी का ने विरोध आरक्षण था, किया था वो। नहीं, जी वो तो अलग चीज़ है, मतलब ओबीसी का आरक्षण आपने जो है वो माइनॉरिटीज़ को दे दिया है। अब ये ओबीसी का आरक्षण माइनॉरिटीज़ को दे दिया है, ये पूरा का पूरा एक नैरेटिव बनाया था मोदी जी ने अपनी इलेक्शन स्पीचेज़ में।
लेकिन हाँ, उसके ऊपर किसी तरह का एक्शन नहीं किया अभी तक। कर देना चाहिए। आज यदि ये अनाउंस कर दें कि हम पूरे राष्ट्रीय स्तर पर ओबीसी आरक्षण से माइनॉरिटीज़ का आरक्षण हटाएँगे, केवल अनाउंस कर दें, आप देखिए कैसा नैरेटिव बदलता है। हाँ, बिल्कुल, सही बात है। और वो आपने जो बात कही है ना कि 100 दिन का एक्शन प्लान सबको तैयार रखने के लिए कहा था और फिर उसे 125 दिन कर दिया। तो मुझे तो सच में याद ही आज आपने दिलाया कि हाँ, ऐसी ऐसी बात हुई थी। मोदी जी ने कहा था कि हम 100 दिन का प्लान इस तरह से लेकर आएँगे। और अब तो देखिए आप कितने दिन गुज़र चुके हैं। लगभग उसमें से 60 दिन तो गुज़र ही चुके हैं, 2 महीने हो गए हैं सरकार बने हुए लगभग। 4 जून से अब 4 अगस्त आने वाली है, नतीजे आए हुए। तो मुझे तो लगता ही नहीं सही मायने में बताऊँ मैं आपको कि मुझे लगता नहीं कि कोई ऐसा प्लान बना है। इसीलिए मैं ये कहता हूँ कि ये जी, डिफेंसिव रहते हैं। ये अभी बिल्कुल, तक बिल्कुल। इन्होंने नैरेटिव बिल्डिंग के लिए कोई काम नहीं किया। हाँ, इसका उलट आप देख लो। पार्लियामेंट के बाहर जो काम होना है, उसमें हाँ, कुछ नहीं होता हुआ नज़र आ रहा। और इसके अलावा इसका कुछ भी नहीं है कि कोई बिल नहीं आ रहा, कुछ इस तरह का रख दें पब्लिक में एक माहौल बनाने के लिए। देखिए, कुछ बातें मंत्री लोग कहा करते हैं कि सरकार इस बिल पे काम कर रही है, हम ये लाने वाले हैं, अगले सेशन में ये लाएँगे, उसका ड्राफ्ट तैयार हो रहा है, उसमें ये होने वाला है। ऐसी कोई हलचल अभी कुछ नहीं हुई। और इसका एक कारण मुझे ये दृष्टिगोचर ये होता है कि ये जो एक समस्या आ गई है ना कि जब तक मोदी जी नहीं कह रहे तब तक कोई कुछ नहीं बोलता है। वो जो एक डिसेंट्रलाइज़्ड प्रोसेस होता है ना कम्युनिकेशन का, वो बीजेपी में लगभग समाप्त प्राय है। और इसीलिए सब लोग जो हैं वो पहले मोदी जी की तरफ देखते हैं कि भई आप बताओ क्या बोलना है, उसके बाद बोलते हैं। जबकि इतना टैलेंट है बीजेपी में कि उसमें जितने लोग आप देख रहे हैं उनमें से 80% खड़े होके और राहुल गांधी की धज्जियाँ उड़ा सकते हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। सही बात है। लेकिन मुझे लगता है ये बात आपने सही कही, मुझे लगता है कि वो जिसे कहते हैं ना कि क्विक रिस्पॉन्स, वो जो है ना उस वाली जो उस स्टेज पे बात नहीं हो रही है। देखिए अब आप ये बताइए कि एक बार पहले भी आपके चैनल पे मैंने डिस्कस किया था कि इतने अच्छे-अच्छे वक्ता हैं, उन्हें बिल्कुल पीछे डाल दिया। रविशंकर प्रसाद हमेशा शानदार बोलते थे। मैं तो पिछले 2 साल से देख रहा हूँ रविशंकर प्रसाद ने पार्लियामेंट में बोलना ही बंद कर दिया। तो क्या वो अपनी मर्जी से बोलना बंद कर दिया? जब बजट पर डिबेट होती है, चर्चा होती है, तो वक्ताओं की लिस्ट जाती है, उनका नाम ही नहीं है बेचारों का, तो वो बोलेंगे कहां से? राजीव प्रताप रूडी बहुत बढ़िया बोला करते थे, उनका नंबर नहीं आता, बहुत बढ़िया बोलते थे। कई और हैं, कल एक बहुत अच्छे वहां पश्चिम बंगाल के हैं राजू बिस्टा, उन्होंने बहुत बढ़िया बोला। तो लोगों को मौका मिलना चाहिए। और ये आपके देखिए अब जो लाइव देखते हैं सब, और आज की तारीख में पार्लियामेंट की जो कवरेज है वो सबसे बड़ी प्रॉपर्टी बन चुकी है सारे चैनल्स की। जब पार्लियामेंट चलेगी सब चैनल्स पे वही लाइव होता है। उसके बाद तो तमाम यूट्यूब चैनल्स पर भी आप देखते होंगे कि छोटे छोटे क्लिप्स निकाल के आज किसने क्या कहा, इस पर इतना ध्यान रहता है। तो ऐसे में तो आपको वक्ता अच्छे सामने ही लाने पड़ेंगे, उन्हें मौका देना पड़ेगा। निशिकांत दुबे हैं, कई लोग हैं जो अच्छा बोलते हैं, लेकिन पता नहीं क्यों उनको मौका नहीं दिया जाता है। उत्तर प्रदेश से कई सांसद हैं जो बढ़िया बोल सकते हैं, पहले भी हुआ करते थे। अब की बार तो कई लोग हार गए, लेकिन मौका मिलता ही नहीं है किसी को बोलने का। वही 4-5 चेहरे राज्यसभा में अगर नाम लेंगे तो सुधांशु त्रिवेदी नजर आते हैं, इधर बेचारा निशिकांत दुबे, 1-2 और लोग हैं यही बोलते हैं, अनुराग ठाकुर, ये 3-4 लोग हैं बस यही बोलते हैं। ये जो मर्यादा की बेड़ियाँ जो बाँध दी हैं और जिस प्रकार से कुछ लोगों के बोलने पर जिस प्रकार से प्रतिक्रिया दी नरेंद्र मोदी ने, उससे लोगों ने बोलना ही बंद कर दिया। जी, जी, वो सबसे बड़ा उदाहरण तो रमेश बिधूड़ी जैसे लोग हैं। रमेश बिधूड़ी हैं, प्रवेश वर्मा है, जो पार्लियामेंट में खूब हंगामा कर देते थे, बवाल मचा देते। लोग डरते थे कि यार ये कहीं मेरा नाम ना ले दे, रमेश बिधूड़ी। ये माहौल था। इन जैसे लोगों को बाहर ही कर दिया गया, तो कैसे बोलेंगे लोग बात? ये तो इनकी सेल्फ क्रिएटेड प्रॉब्लम है ये, सही पूछिए तो। जी, बिल्कुल। और जहाँ तक एजेंडा सेट करने की बात है, आप देखिए योगी ने कैसे एजेंडा सेट कर दिया। वहाँ तो सारा नैरेटिव ही उल्टा हो गया है। उल्टा हो गया पूरी तरह से। बिल्कुल। और मैं आपको बताऊँ अभी संडे में अखिलेश यादव ने मीटिंग बुलाई वहाँ जो हुँ, विधायकों की, जिसमें माता प्रसाद पांडे का नाम हुआ। वहाँ बताया जाता है कि वहाँ अखिलेश यादव ने और सपा के कुछ और नेताओं ने ये भी पूछा कि ये बता दो कौन-कौन विधायक जो है वो बीजेपी में जाने की कोशिश कर रहा है। ये भी पूछा गया वहाँ। उल्टी कहानी शुरू हो गई
कि जैसे ही योगी जी को क्लीन चिट मिली, उल्टी कहानी चल पड़ी। वहां पूछा गया कि बता दो साफ साफ कौन टच में है, बीजेपी में कौन जाने के लिए तैयार है। बाइपोल वैसे आ रहे हैं। तो देखिए एकदम से नैरेटिव कैसे बदल जाता है, उल्टी कहानी चल पड़ी सारी की सारी। अच्छा, आपके अजीत अंजुम जी क्यों बिजी हो रहे हैं कावड़ियों के साथ में? नहीं, अजीत अंजुम जी की तो आप पिछले 22 घंटे के 7 वीडियो उठा कर देख लीजिए। मैंने कल ट्वीट किया था, अगर वो अभी स्क्रीनशॉट होता मैं दिखाता भी आपको। मैंने देखा पिछले 22 घंटे में 7 वीडियो डाले थे उन्होंने कल शाम। कोई सा भी 50,000 से ऊपर नहीं गया। कोई देख ही नहीं रहा उनका वीडियो, तो अचानक ही एकदम उनके तो व्यू कम हो गए हैं। मुझे लगता है कि आप लोगों ने उनके खिलाफ साजिश करा दी, और जो लोकसभा चुनाव में आप लोगों के साथ हुआ, आप लोगों ने जो है उल्टा कर दिया अजीत अंजुम एंड पार्टी के खिलाफ, उनके व्यूज डाउन करा दिए। उनके व्यूज डाउन है क्या? बहुत, अरे बड़े खराब हैं, बहुत खराब व्यूज हैं। आप देखिए एक बार पिछले 24 घंटे में जो उनके वीडियोज हैं, उनके व्यूज देखिए। केवल मैंने जो देखा था, मैं आपको मेरे पास स्क्रीनशॉट है, मैं आपको बताता हूं। कल मैंने ट्वीट भी किया था इस बारे में। उनमें 7 वीडियो डाले थे उन्होंने 22 घंटे में। 7 वीडियो में से सिर्फ एक वीडियो था जिसने 1 लाख का आंकड़ा पार किया था। बाकी बाकी कोई 1 लाख नहीं था। कोई 50,000, कोई 60,000, कोई 70,000। मुझे तो अचानक ही पता नहीं क्यों ऐसा लगने लगा है कि इन लोगों के व्यू अचानक इतने कम क्यों हो गए हैं। क्या इनके दर्शकों ने इन्हें देखना बंद कर दिया है? या वो ये जो बॉट फार्म्स का जो सब्सक्रिप्शन था वो हाँ, विथड्रॉ या कर फिर लिया वो है। खत्म हो तो गया। वो जो बॉट्स थे वो निष्क्रिय हो गए, क्योंकि बॉट्स को चलाने के लिए पैसा लगता है ना। वो बाहर से बैठे हुए लोग होते हैं जो पैसा लगाते हैं। वो उन्होंने कहा होगा यार उसके लिए चुनाव पैसा देना खत्म हो पड़ता गया। है ना वो। हाँ, तो अब वो चुनाव खत्म, पैसा हजम, वो कहानी खत्म हो गई है इनकी। मुझे तो ऐसा ही लग रहा है। जी बिल्कुल, वास्तव में सभी के व्यूज कम हुए हैं, रवीश कुमार के भी कम हुए। रवीश कुमार का तो हर वीडियो 1 मिलियन चल जाता था, उसके भी लाखों में अटक रहे हैं, 7 लाख, 8 लाख, 6 लाख। अजीत अंजुम की तो बहुत खराब स्थिति है। मुझे मिला नहीं है वो स्क्रीनशॉट, में आपको बताता, वरना वीडियो के नाम ले लेके बताता। मैंने कल ही उस पर ट्वीट हाँ, किया। तो व्यूज डाउन है, दिख तो रहे हैं, थोड़े से ही डाउन है अभी हालांकि। पीक था इनका नहीं देखिए, 130 मिलियन व्यूज। आप देखिए ना, केवल एक वीडियो था जो राजेंद्र नगर वाली घटना है, उसका था 143 के, कल की बात कर रहा हूं मैं। उसके बाद उन्होंने माइक बंद करने पर ममता बनर्जी बाहर निकली, उसके 20,000। और आईएएस की 30% तैयारी डाउन। करने वालों का दर सुनिए, 63,000। और बाकी अजीत अंजुम का खुद अपना एक वीडियो था, मंत्रियों की मीटिंग ऐसे होती है, हैरान करने वाला वीडियो लीक हुआ, 81,000। बहुत खराब व्यूज, बहुत खराब हालत में। राहुल के भाषण से बिलबिला गई सरकार, 39,000। अरे अब बढ़ गया इनका तो होगा। हर एक 1 मिलियन जाता था। जी 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 जी, बिल्कुल। मैं ये और देख रहा जितने इन हूँ क्या लोगों के जो सब्सक्राइबर हैं उसके हिसाब से तो बहुत कम व्यू हैं इनके। मैं बता रहा हूँ आपको। 5% भी नहीं है, 3% भी नहीं है। 30% डाउन चल रहा है इस समय। 30%। जी जी जी, बिल्कुल। 30% डाउन चल रहा है, तो ये तो हुआ तो। अगर अजीत अंजुम का ये हाल है तो फिर तो रवीश का और आपके जो बाकी उनके जो है वो पता नहीं है, दीपक शर्मा जैसे लोग कैसे यहाँ तक पहुंच गए, मुझे तो आज तक समझ में नहीं आया। दीपक शर्मा को तो वो कोर्ट ने ऑर्डर दे दिए हैं। उन्होंने किसी के बारे में ट्वीट कर दिया था, और उन्हें 4 PM वाला ही है ना दीपक शर्मा, हाँ, 4 PM उसी। वाला। हाँ, तो उसको तो जो है कोर्ट ने ऑर्डर दिया है अपने सारे ट्वीट्स डिलीट करने का, और तो डिफेमेशन का केस कर रखा है किसी ने, कोई पत्रकार ही है, मैं भूल गया नाम। तो उसे लेके कोर्ट ने आज ही ऑर्डर दिया है। मैं देख रहा था उस पे बार एंड बेंच पे या किसी पे जो है ट्वीट आया था कि 4 PM को डायरेक्शन दी गई है कि अपने जो भी इस तरह के ट्वीट किए हैं आप सारे के सारे कम कीजिए। लेकिन एक मजेदार बात बताता हूँ मैं संजय जी, अभी थोड़ी देर पहले ही मेरे संज्ञान में आई। एक राहुल गांधी की तारीफ में, कल स्पीच जो हुई राहुल गांधी की, उसकी तारीफ में पुण्य प्रसून वाजपेयी ने एक वीडियो बनाया, जी। और उसे शत्रुघ्न सिन्हा ने शेयर किया है स्पेशली कि साहब इसे जरूर देखें। तो ममता बनर्जी ने शत्रुघ्न सिन्हा को ऐसी इजाजत कैसे दे दी कि राहुल गांधी को जो है वो इतना देखे? उन्होंने जो शब्द इस्तेमाल किए हैं वो पढ़ के सुनाता हूं मैं आपको। और उन्होंने ये देखिए, उन्होंने लिखा, नथिंग इज इम्पॉसिबल इन पॉलिटिक्स,
who would have thought that the hero of both the Bharat Jodo and Bharat Jodo Nyaya Yatra, Rahul Gandhi, would come back stronger, most matured as the leader of opposition in Lok Sabha, sharing his views and observation. Learned journalist Punya Prasoon Vajpayee details it in this very engaging video. Watch. जय हिंद. प्रमोट कर रहे हैं भाई साहब. देखिए, शत्रुघ्न सिन्हा जो है वो तो उड़ते हुए पंछी हैं, तो किसी भी डाल पे बैठ सकते हैं। पहले भारतीय जनता पार्टी में थे, उनकी पत्नी को उन्होंने कांग्रेस से लड़वाया, आपको ध्यान है ना? वो कांग्रेस से लखनऊ से चुनाव सपा लड़ी से थी। ना, सपा ना, के ना, टिकट पे लड़ी. नहीं नहीं नहीं, हैं? लखनऊ से सपा के टिकट पे लड़ी थी राजनाथ सिंह के सामने अभी 2019 में. 2019 से, हाँ, सपा के टिकट पे लड़ी थी। तो जी सपा जी के टिकट पे लड़ गई और कांग्रेस के टिकट पे तो प्रमोद कृष्णम लड़े थे उस जी जी 2019 जी में। जी. हाँ. सपा के टिकट पे लड़ दी और अब ये टीएमसी के टिकट पे आ गए। तो हो सकता है ये अब कांग्रेस में जाने और की वैसे सोच भी रहे हैं। नहीं, वैसे ही सेक्युलर हो चुके हैं. बेटी की शादी जहीर इकबाल से कर दी. बेटे की शादी वैसे भी कर दी और हालाँकि इनके पिताजी जो थे, पिताजी ने जो 4 बेटे थे, इनके बंगले का नाम था रामायण। 4 भाइयों के नाम थे राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न। इनके और बेटों का शत्रुघ्न जो नाम है, लवकुश. हाँ, और उनके बेटों का नाम लवकुश और शत्रुघ्न जो है वो नालायक निकल गया। वो विधर्मी बन गया। हाँ जी. नहीं, मेरा मेरा तो कहने का मतलब यही है कि क्या ममता बनर्जी से पूछ के इन्होंने ऐसा किया? क्या ममता बनर्जी इसकी तारीफ, जो राहुल गांधी की ये तारीफ में पुल बांध रहे हैं कि वो हीरो है, फलाना है, ममता बनर्जी, अभिषेक ममता बनर्जी जी, तो कभी नहीं. ममता बनर्जी ने तो मुझे बिल्कुल अलग लाइन पकड़ी हुई है कांग्रेस से इस बार मुझे तो पार्लियामेंट में. लगता है ममता जी इस पे जो है वो निश्चित रूप से नाराज़ होंगी, इस पे अभी प्रसन्न तो ये नहीं हो सकती। शत्रुघ्न सिन्हा ने कर तो दिया है पुण्य परसून वाजपेयी के वीडियो को व्यूज बढ़ाने के लिए, लेकिन मुझे लगता है कि ये भारी पड़ेगा शत्रुघ्न सिन्हा को. ममता बनर्जी को अगर पता लग गया तो वो तो सुना देगी. वो शत्रुघ्न सिन्हा की फिर इज्जत नहीं करेंगे कि वो सीनियर या फिल्म स्टार हैं या जो भी हैं. जो ममता बनर्जी अपने सांसदों को इंडी अलायंस के साथ में नहीं रखना चाहती, अलग ब्लॉक बना के रखना चाहती हैं, वो कैसे अलाउ करेंगी? क्योंकि ममता जी जो हैं वो असहज हो रही हैं इस बात से कि राहुल गांधी जो है वो लाइमलाइट ले रहा है। ये ममता जी लाइमलाइट को भी ले रहा असहज कर, है. बताइए ना, आप स्पीकर का जब चुनाव हुआ था, कह दिया कि हम वो के सुरेश को कैंडिडेट बनाएंगे, तो अभिषेक बनर्जी का तो बयान आया था कि भाई हमारे से पूछा ही नहीं गया, ये वन साइडेड डिसीजन उन्होंने ले लिया, हमारे से कोई सहमति नहीं हुई है, हम इसमें अगर वोटिंग भी होंगे तो इसमें हम पार्टिसिपेट नहीं करेंगे. साफ मना कर दिया था उस समय. हाँ, इसीलिए इसीलिए तो उन्होंने वो नहीं किया आपके आपको ध्यान है ना कि उन्होंने डिवीज़न नहीं माँगा था। हाँ, डिवीजन मांगे ही नहीं, उन्हें पता था कुछ होना ही नहीं है. ममता वाले तो उसमें भाग ही नहीं लेंगे, वो बाहर ध्वनि चले जाएंगे, ध्वनिमत से पारित वॉकआउट हो कर गया था जाएंगे. इस स्पीकर वाला, जी जी. हाँ, और लेकिन ये ध्वनिमत से ही मैटर जो है पारित हो गया। ये, जी, लेकिन मुझे लगता है कि शत्रुघ्न सिन्हा वाला जो मैटर है ये बड़ा मैटर है. इसमें वास्तव में इसे हाईलाइट किया जाना चाहिए कि शत्रुघ्न सिन्हा कब से राहुल गांधी के प्रशंसक हो गए. लेकिन ये जो आज बात कही जो अनुराग ने कि ये पीछे से पर्ची आती है, देखिए ये सारा स्क्रिप्ट लिखा जा रहा है और ये हम्म. स्क्रिप्ट के हिसाब से बोलता है और इसकी बिल्कुल प्रॉपर कोचिंग होती है, प्रॉपर इसका जो है वो नैरेटिव बना के इसको समझाया जाता है, इसके ट्यूटर लगे हुए हैं, कौन लगे हुए हैं मैं बता देता हूँ आपको। ये पूरा का पूरा नैरेटिव जो है ये फ्रांस से चल रहा है। क्रिस्टोफ जेफरलॉ जो सबसे बड़े लेफ्टिस्टों का सरगना है इस समय पूरे विश्व के, और जिसके नैरेटिव से आप ये समझ लीजिए कि जो यूएस के लेफ्टिस्ट हैं वो भी चलते हैं, वो इनको पूरा का पूरा सामान देता है, उसके ऊपर ये स्क्रिप्ट बनाते हैं यहाँ के जो उसके लोग बैठे हुए हैं इनकी टीम में, और वो उस स्क्रिप्ट के हिसाब से ये बोलता है। और इसको ये बता दिया गया है कि तेरे को एग्रेशन दिखाना है बस, तो वो पागलपने की तरह एग्रेशन दिखाता रहता है। हाँ, और देखिए क्या होता है कि जो स्क्रिप्ट बताने वाला है ना, वो भी आपको सिनॉप्सिस ही देता है. आपको उसे बिल्ड करना होता है, आगे बढ़ाना होता है, उसके लिए टैलेंट की जरूरत होती है. वो इनके अंदर है नहीं. बस फिर कहने लगता है कि आप मुझे कितनी भी गाली दे दो, मैं जातीय जनगणना पास करा के दिखाऊंगा, हम अग्निवीर खत्म करके दिखाएंगे. फिर वो ये कहने लगता है जैसे वो आम पब्लिक मीटिंग में कहता था. उसको ध्यान ही नहीं है कि पार्लियामेंट की प्रोसीडिंग्स कैसी होती हैं और
जो भाषण होते हैं वो किस तरह के होते हैं। वो उसी तरह से अब क्या है कि अब कुर्ता नहीं पहनता, तो बाहें चढ़ाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, नहीं तो पहले तो बाहें चढ़ा के बोलता जी, था, जी। आपको ध्यान अब हो। तो टी-शर्ट में आने लगा है। वो टी-शर्ट में आने लगा है, किसी ने बताया होगा कि भई इससे जो है वो युवा वर्ग जो है तुमसे एंग्री बहुत प्रभावित होता है, एंग्री तुम यंग मैन लगोगे इससे। एंग्री यंग मैन लगोगे तुम, तो वो एंग्री यंग मैन वाली अपनी वो बनाने की कोशिश करता रहता है। जी, जी। वैसे तो बड़ा हास्यास्पद लगता है, जो भी है हमारे आपके जैसे लोगों को, लेकिन पब्लिक में जो है वो ये एक इमेज बनाने में सफल हुआ है ये। और ये भारतीय जनता पार्टी को सोचना पड़ेगा कि खाली ये सोच के कि पब्लिक अभी भी इसको पप्पू मानती है, नहीं एक ही बात जो है ना, एक ही झूठ अगर आप 100 बार बोलोगे तो उसका असर पड़ता है। जी, बिल्कुल। वो मैं तो बता रहा हूँ वो विनोद अग्निहोत्री हैं पत्रकार, वो तो कह ही रहे थे कि भाई ये तो जो इनका समर्थक वर्ग है उनको एड्रेस कर रहा है। जो इसको इसी रूप में पसंद किया है जिन लोगों ने, वो उनको एड्रेस कर रहा है। वो लोग तो खुश हो रहे हैं कि देखिए कैसे बीजेपी वाले पार्लियामेंट में राहुल गांधी के बोलने से परेशान हो जाते हैं। तो वो तो उन लोगों को तो अच्छा लगेगा ही, जो जो इन चीजों पे नहीं जाते, जो तथ्य फैक्ट्स इन चीजों की बात नहीं करते, तो वो तो निश्चित रूप से खुश होंगे ही कि देखिए साहब राहुल गांधी ने बोला और धज्जियां उतार दी सबकी। वो तो कहेंगे ये बात। इसलिए लोगों को तो हम यही ध्यान दिलाते रहे हैं कि भई ये एक विदेशी माता का पुत्र है, जैसे कि गांधारी का पुत्र दुर्योधन था, गांधारी भी विदेशी माता थी। तो इसलिए दुर्योधन के मुँह से चक्रव्यूह अच्छी बात नहीं लगती। बिल्कुल, बिल्कुल सही बात है। बाकी चक्रों अच्छा, की बात तो सुधांशु त्रिवेदी ने बता ही दी कल थी। तो ये अभिमन्यु कह रहा था, आज ये कह रहा था कि मेरी नजर जो है अर्जुन की तरह मच्छी की आंख पर है। मच्छी, मछली नहीं, मच्छी की आंख पर है, और हम जातीय जनगणना पास करा के दिखाएंगे। आप कुछ भी मुझे खाली गाली दे दो। जातीय जनगणना से क्या हो जाएगा? जातीय जनगणना के जो रिज़ल्ट में जो वो रिज़र्वेशन का बिल लाए थे, वो तो सुप्रीम कोर्ट ने उड़ा दिया। हाँ, वो तो कल वो कह दिया, सुप्रीम कोर्ट ने मना कर दिया कि ऐसा नहीं हो सकता। और आप ये देखिए ना कि अभी जो लोकसभा का चुनाव हुआ, बिहार में ही तो शुरू हुआ था। बिहार में जातीय जनगणना कराने से कौन से नतीजों पे फर्क पड़ गया? कौन सा वहां उलटफेर हो गया? उत्तर प्रदेश में तो चलो मान पूरे सकते हैं। चुनाव भर में नीतीश कुमार ने जातीय जनगणना की बात ही नहीं की। जी। नहीं, लेकिन जातीय जनगणना की बात नीतीश कुमार ने नहीं की, लेकिन आंकड़े तो सार्वजनिक करे गए थे ना। उसे लेकर कांग्रेस वाले या तेजस्वी यादव, इन्होंने कौन सा नैरेटिव बना लिया कि इन्हें लाभ मिल जाए या चुनाव जीत जाएं? तो ये तो वहीं के वहीं रहे। तो अब आज वैसे अनुराग ने अच्छे काउंटर्स दिए। बढ़िया, अनुराग ने बढ़िया। अच्छे काउंटर्स दिए और ये जो किस तरह के काउंटर्स जो हैं, ये इनको अपने जो एमपीज़ हैं, उनको ये कहना चाहिए कि भई अब आप स्वतंत्र हो, कोई छोटी-मोटी अगर ऊक-चूक भी हो जाएगी तो हम उसका ध्यान नहीं करेंगे, हम उसको हाँ, वो डिफेंड प्रोसीडिंग्स करेंगे। में से निकलवा दी जाएगी, क्या दिक्कत है? पर नहीं, एक्सपेंड कर देंगे सब। पार्लियामेंट में नहीं और पार्लियामेंट के बाहर भी। जैसे गिरिराज सिंह वगैरह जो बोल रहे हैं, उसको और आगे बढ़ाएँ और एक काम इनको ये करना चाहिए, बिल्कुल तुरंत ये करना चाहिए इनको कि ये जो इन्होंने इलेक्शन में जो नैरेटिव काउंटर करने के लिए लिया था, इस जातीय जनगणना को कि ये ओबीसी से आपके मुसलमानों को बाहर निकालेंगे, इसके ऊपर इन्हें कोई एक्शन लेना चाहिए, नहीं तो अनाउंसमेंट करना चाहिए, नहीं तो लेजिस्लेशन लाएँ, वो गिर भी जाए ना, तो भी हाँ, तो भी मैसेज कहीं चला के जाएगा। अब देखिए बल्ले-बल्ले। योगी जी ने जो कावड़ यात्रा वाला जो काम किया है, उसमें चलिए सुप्रीम कोर्ट ने उसे रोक दिया, जो बैन लगाते हैं, लेकिन मैसेज दे दिया योगी जी ने। मैसेज तो एक बड़े लेवल पे गया कि ऐसा भी किया जा सकता है, ऐसा भी संभव है। तो जिन लोगों को एड्रेस करना था उन्हें एड्रेस करा जा सकता है। लेकिन बीजेपी वाले कई बार क्या करते हैं, देखिए बड़े उल्टे उल्टे काम होते हैं संजय जी। कल आपने देखा होगा सोशल मीडिया पर एक बड़ी खबर चली कि साहब पार्लियामेंट में पत्रकारों को एक अलग से केबिन बना दिया गया। आपने हाँ, देखा होगा। बताइए अब ये क्या आप मूर्खता बताइए है ये? उसका क्या लॉजिक है उसके कराने का? मतलब जो अगर 10 20 50 मीडिया वाले ऐसे हैं भी जो आपके लिए थोड़ा सा सॉफ्ट कॉर्नर रखते हैं, मतलब उन सबको आपने एक ही सफे में गिन लिया। और देखिए क्या होता है, मैं बहुत करीबी से मैंने देखा है, मेरे तो पत्रकार साथी हैं, उनको तो रेगुलर पास मिले हुए हैं, जाते हैं वहां पे। देखिए पार्लियामेंट का जब सेशन चलता है ना, तो पत्रकारों के पास एक अच्छा मौका होता है कि वो फ्रीली जो है सभी सांसदों से मिलजुल सकते हैं। वरना पूरे देश के सांसद तो मिलते नहीं। अब केरल का कोई हिबी एडन है, वो तो जब पार्लियामेंट का सेशन चलेगा तभी यहाँ पे आएगा, या मणिपुर वाला तो तभी आएगा, या पश्चिम बंगाल का तभी आएगा, या राजस्थान का बेनीवाल तभी हुँ, आएगा। तो उन लोगों के बीच में एक कम्युनिकेशन होता है, उनके इंटरव्यूज होते हैं।
और इसके अलावा पार्टी के जो क्या कहते हैं कि संसद के भीतर की जो रणनीति अलग अलग पार्टियां तैयार कर रही हैं, उसके बारे में खबरें जो है मीडिया वालों को, पत्रकारों को उन्हीं से मिलती हैं, सांसदों से। अब ये जो मैंने खबर आपको बताई थी कि साहब वो अलग ब्लॉक अपना मांगा है टीएमसी वालों ने, वो इसी तरह से की एक खबर थी कि किसी टीएमसी के सांसद ने बातों बातों में पत्रकार से ये कह दिया कि भाई हम तो ये सोच रहे हैं हम अलग बैठेंगे इनसे और इस बारे में हम बात करने जा रहे हैं स्पीकर से। उसने, पत्रकार ने खबर बना दी, टाइम्स ऑफ इंडिया में 4-5 कॉलम की खबर छपी वो बड़ी। तो पत्रकारों का तो काम है, पत्रकारों को अगर आप इस तरह से आप रिस्ट्रिक्ट कर देंगे, अगर पार्लियामेंट के अंदर भी उन्हें आप जाने नहीं देंगे, बाहर उन्हें जहां गाड़ियां जा रही हैं शीशे के पिंजरे में बैठा देंगे, तो फिर तो टीवी की लाइव कवरेज देख के वो अपने ऑफिस से ही कर ले कवरेज, फिर क्यों जाए वो पार्लियामेंट में कवरेज करने के लिए। ये बहुत ही मतलब गलत काम था। और देखिए इसमें मैसेज क्या गया, कल राहुल गांधी ने अपनी स्पीच में इसका जिक्र किया कि साहब पत्रकारों को आपने वहां कैद कर दिया है, उन्हें आप हटा दीजिए। और कल शाम ही ओम बिरला ने उन्हें वहां बुला लिया, पत्रकारों को अपने ऑफिस में, अपने केबिन में बुलाया, सारे पत्रकार जितने भी थे वो सब गए, और फिर आज जो है परमिशन दे दी कि जाइए आप कवरेज कर दिए, जरूरी नहीं है, आप रेस्ट्रिक्टेड एरिया में रहने की जरूरत नहीं है। तो क्या मैसेज गया इससे कि साहब राहुल गांधी ने पार्लियामेंट में आप बात उठाई और आप लोगों को, पत्रकारों को आजादी देनी पड़ी, पत्रकारों की बात राहुल गांधी ने उठाई। इसे कहते हैं ना कि ये सेल्फ गोल करने वाली चीजें हैं। अब एक काम आज बहुत अच्छा हुआ, इससे पता चल गया कि राहुल गांधी जो है अपनी जाति के डिक्लेयर करने के, घोषणा करने के बारे में बहुत ही असहज हैं। बीजेपी वालों को और बाकी लोगों को, सबको जो है वो पूरी तरह से इस समय राहुल गांधी से दिन में कम से कम 1000 बार उनकी कास्ट पूछनी चाहिए और लगातार ये काम चलता रहना सोशल चाहिए मीडिया आगामी पे 30 पूछे, दिनों तक। वैसे नहीं पूछ सकते हाँ, आप सोशल हाँ, मीडिया पे। हमने तो पूछ ली। हमारे जयपुर डायलॉग्स के उससे जो है वो राहुल गांधी की कास्ट पूछी गई और वो कोई आधे घंटे में 700-800 उसके रीपोस्ट भी हो गए। मैंने अपने अकाउंट से भी पूछ लिए, सभी लोग पूछे, भाई सबको संदेश है राहुल गांधी से, सोते जागते 10-20 मिनट पे उनके हर ट्वीट के जवाब में उनकी कास्ट पूछी जाए। भाई आप अपनी जाति बताओ पहले, आप कौन से ओबीसी हो, आप कौन से अपर कास्ट हो, आप कौन से धर्म के हो, आप पारसी हो या आप मुस्लिम हो या आप क्रिश्चियन हो या आप जनेऊधारी कौल ब्राह्मण हो, दत्तात्रेय गोत्र वाले, डिक्लेयर करो भाई, घोषित करो। क्योंकि जाति जनगणना करानी है तो तुमको भी अपनी जाति बतानी पड़ेगी ना। तो सबसे पहले अपनी जाति तुम ही शुरू करो इसको, जाति जनगणना। जाति जनगणना सबसे पहले राहुल गांधी से आरंभ होनी चाहिए। तो राहुल गांधी जो है वो वॉलंटरीली अपनी जाति डिस्क्लोज करें कृपया। जी बिल्कुल, हम भी रिपोस्ट करते हैं आपकी पोस्ट को भी। जी बिल्कुल। आइए फिर आज की चर्चा को यहीं पर विराम देते हैं। आप सभी जी, दर्शकों को बहुत बहुत धन्यवाद, हर्ष जी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। नमस्कार।